आईएएस क्वालिफाई करने के बाद प्रिंस मेरे पापा से मिलने पापा के घर आए थे और हम सब भी गए थे। तो उसी का कुछ पिक मैं आप सब से शेयर कर रही हूँ गाइस, आप सब देखिए। क्योंकि मैं घर का वीडियो नहीं ले सकी, जब लोग घर में आए थे तो मैं काम में बिज़ी थी, इसलिए घर का वीडियो नहीं ले पाई। उसका ब्लॉग मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही, इसलिए मैं कुछ पिक सेंड कर रही हूँ। उसी के ज़रिए आप लोग देखिए कि सब आए हुए थे, सब कोई उसका स्वागत बहुत ही अच्छा से किया, अच्छे से सबसे मिले। ये मेरी बेटी है, मेरे दामाद है, मेरे पापा है, मम्मी है। और जब जा रहे थे तब का मैं थोड़ा सा शूट की थी, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ गया था प्रिंस। उसके बाद सब कोई उसको शेयर करने के लिए पहुँचे थे। तो गैस उसी का ये वीडियो है, ब्लॉग है, आप लोग एंजॉय कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पापा के घर से निकलने के बाद प्रिंस का एक जगह प्रोग्राम था। वो मेरे छोटे मामा अपने घर पे छत के ऊपर प्रोग्राम रखे थे, हम सब भी इनवाइटेड थे। और प्रिंस को विदाई करने के बाद हम सब भी पापा के घर से निकल गए जल्दी। फिर हम सब मिलके छोटे मामा फैयाज़ भुट्टू के घर आए और प्रोग्राम में शामिल हुए। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था प्रिंस के लिए, और सभी एक एक करके आए, प्रिंस के बारे में कुछ अच्छे बातें की। सभी जानने वाले एक एक करके स्टेज में आए और प्रिंस के बारे में बोले कि वो कितना संघर्ष के बाद आईएएस क्वालिफाई किया है, और प्रिंस को दुआई दिए, प्रिंस को मुबारकबाद दिए। उसी का मैं ब्लॉग आप सबसे शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप चूँकि इस खित्ते मनहूस के पहले ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में किसी ने कहा था कि बेटा हमारा पढ़ के मिडिल पास हो गया, बेटा हमारा पढ़ के मिडिल पास हो गया, आलू के खेत में देखो अनानास हो गया, आलू के खेत में देखो अनानास हो गया। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये सफ़र जो यहाँ से शुरू हुआ है ये अब रुकना नहीं चाहिए, और इसके लिए आप एक मशाल राह बनिए। आपको रेप्लिकेट करना है, आपको उन नौजवानों की नुमाइंदगी करनी है, रहनुमाई करनी है जो अपने अंदर इस ख्वाब को सजोए रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन गाइड भी साबित होंगे। कुछ पॉलिटिकल लोग अफसर को प्रेशर देते हैं, उसको थोड़ा नजरअंदाज करना जरूरी है। आप अपने दिल से कार्य करें, ऊपर वाला आपको ऊंचाइयों की बुलंदी पे पहुंचाएगा। अब मैं अपने गार्जियन शाहजहां सर को मैं दावत देना चाहूँगा कि आप आए, थोड़ी देर के लिए भी सबको आप मार्गदर्शन करें और इस्तेमाल भी करें सर का। मुबारक हो जनाबे। सलाम है उस माँ पर, उनके अहले खाना पर और उनके रिश्तेदारों पर, जिन्होंने बहुत सी काविशों के बाद इस फूल को सजाया है। बल्कि मैं इस शेर के साथ ये कहना चाहूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी साक़ी। इकबाल का ये शेर बिल्कुल हर होनहार बुके पेश करते हुए, मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम के बीच में मैं भी अपना वीडियो ले रही थी, और मेरे साथ मेरी खाला है, बगल में मामी है, भाभी है, सबका ले रही थी। देखिए गाइस आप सब, क्योंकि प्रोग्राम में मैं भी शामिल थी। आप सिर्फ उनके पीछे खर्च करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे अंदर जो कमी है मैं वो बताना चाहूँगा, जो कि मैं एक संस्था चला रहा हूँ। अब तक मेरे संस्था में 150 से 200
स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ा अफसोस होगा कि 10 गार्जियन ही अब तक अपने बच्चों और बच्चों के साथ एडमिशन के टाइम में आते हैं। उनमें से एक गार्जियन हमारे नौशाद भाई हैं, जो अपनी बच्ची के साथ मेरे ऑफिस में आए और अपनी बच्ची का नामांकन कराए। आप बताइए कि आप जहां पे पढ़ने देते हैं, जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूशंस में, आपको जाना चाहिए, आपको वहां के माहौल से अवगत होना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां की फैकल्टीज कैसे है, वहां का माहौल कैसा है, वहां के टीचर्स कैसे हैं। आप बच्चों को पैसे दे देते हैं और आप छोड़ देते हैं, आप नहीं जाते हैं। इससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है। आप जब चले जाएंगे एक बार संस्थान में, तो बच्चों और बच्चों के दिल में भी एक थोड़ा सा डर रहेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी तो हो सकता है कि हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद, हमारे गार्जियन को फोन करके बता देंगे। इसीलिए आप लोगों से मैं दरखास्त करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस भी संस्थान में आप अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाते हैं, आप पहला दिन जरूर जाएं और हो सके तो 2-3 माह में अपने उस संस्थान के उस्ताद और टीचर से जाकर के मिले और अपने मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ख़ासकर हमारे बीच एक अजीम शख्सियत कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अजीम शख्सियत रखने वाला ऑफिसर है, वो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को पास करके हमारे बीच कामयाबी का सेहरा पहनकर आज कश्मीर की सरजमीन में आया है। मैं इनको दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ और इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूँ। बुझाने में लगे, कह दो उनसे कह दो, कतरा नहीं समंदर हुए, डूब गए वो जो मुझे डुबाने में लगे। हमारे इलाके में ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर्स पर फोकस करते हैं। गार्जियंस भी उनको 10th के बाद या +2 के बाद जिम्मेदारी सौंप देते हैं जो आगे नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को अपने कौम के लिए अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मंजर भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ इस शेर की शुरुआत के साथ कि लवे दियों के हवा में उछालते रहना, लवे दियों के हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग में तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। तो मंजर भाई की कामयाबी एक ऐसे शख्स की कामयाबी है जो पहली बार पूरे सीमांचल में, पूरे इवन जो ये सीमांचल हम लोग जिसको कहते हैं कि उत्तर दिनाजपुर से लेके कटिहार तक ये पूरा इलाका जो है, इसको हम लोग सुरजापुर कहते हैं। तो ये मंजर भाई इस इलाके का नाम इस तरीके से रोशन किया है कि सारे लोग आने वाले वक्तों तक इसको याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इनके गार्जियन, जो इनकी माँ है, जो इनके वालिद हैं, जो इनके भाई हैं, जो इनके बहन हैं, जो इनकी खाला है और न जाने कितने रिश्तेदार हैं। एक इंसान की कामयाबी सिर्फ उसकी कामयाबी नहीं होती है। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मंजरे नामडाती ऊंचा कर लो भैया, मुझे सहाय दिलू कि ऊंचा कर दिलो, एटा मतलब बहुत खुशी है। आने कबूल किया, बिल्कुल कबूल किया। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि मंजर हुसैन अंजुम जो इस इलाके का पहला IAS ऑफिसर बना है और मेरे ख्याल से ये आखिरी नहीं होगा, क्योंकि मंजर हुसैन अंजुम जिस तरह से एक इंस्पिरेशन बन के हम लोगों के बीच में, हमारे नौजवान नस्ल के बीच में आज यहाँ पे आया है और इलाके में जिस तरह से इसकी पजीराई हो रही है, इससे गार्जियंस लोग भी जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ये आने वाले वक्तों के लिए ये बहुत खुशाइन बात है कि इस इलाके में सिर्फ एक मंजर हुसैन अंजुम ही नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में कई मंजर हुसैन अंजुम यहाँ पे पैदा होंगे। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। नहीं होगा, बहुत खूब करनी पड़ेगी। इस बाबू की सोच को देखिए, ये तस्वीर देखेंगे और भाई की तरह IAS बनने की कोशिश करेंगे। जोरदार तालियां। अब
रखेंगे। तो गाइस प्रोग्राम के बीच में जो हमारे किशनगंज के एमपी साहब हैं, जो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, डॉक्टर जावेद आलम, वो आए और प्रिंस को बधाई दिए, बुके दिए और सभी उन्हीं के तरफ फोकस किए हुए हैं और सब फ़ोटो पिक ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रिंस के बारे में वो कुछ अच्छे बातें किए स्टेज में। तो गाइस इसके बाद मेरे बड़े मामा मरगूब मामा स्टेज में आए और प्रिंस के बारे में कुछ बातें बताए और जो पहले किसी को पता नहीं था। और देखिए गाइस, आप लोग भी देखिए और सुनिए कि मेरे मामा प्रिंस के बारे में क्या क्या बोले। शाम में हाज़रीन मजलिस, हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, हमारे गार्जियंस, हमारे रिश्तेदार, हमारे इलाके वाले और खूबसूरत बच्चों, अल्लाह का शुक्र है आज हम लोग एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम में हैं। ये वो प्रोग्राम है जो शायद किशनगंज की ज़मीन को पहली बार नसीब हुआ। एक IAS हमारे बीच, हमारे कौम से हमारे बीच आया है। वो है बंगाल का, लेकिन ये 70s के दशक में शायद हम लोग बंगाल से लिंक थे क्या, 60s और 70s बिहार, क्योंकि हम लोग का पहले रजिस्ट्री होता था इस्लामपुर से, और ये इस्लामपुर के एक छोटे से कस्बे छौसिया का रहने वाला है। मैं थोड़ी बात बता दूं आपको, अभी हमारे बीच हमारे MP डॉक्टर जावेद साहब हैं यहाँ। ये बच्चा जब छोटा था तो जावेद साहब इनको बुतू कहा करते थे प्यार से। That was a very lovable word for him। और अभी भी वो जिक्र किया गया, अरे अब तो ये वो नहीं रहा, अब तो ये कुछ और हो गया। तो खैर एक थोड़ी सी बात मैं बताऊं, क्योंकि हमारा भांजा है और मेरे बाद वाली जो मेरी बहन है उनका बड़ा लड़का ही है। बचपन से ये काफ़ी सीरियस रहा करता था, सोबर था, कूल था और बहुत ही कंफर्टेबल। किसी चीज़ की डिमांड कभी नहीं किया इन्होंने। हाँ, जब वो द स्कॉलर में उनका एडमिशन हुआ तब से वो बहुत ही सीरियस रहा पढ़ाई में और बहुत मेहनत करता था और कभी किसी चीज़ की डिमांड कभी नहीं किया वो, जो हम जानते हैं। फिर वो स्कॉलर से टॉप करने के बाद AMU गया, वहाँ भी अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया। फिर IITs का टेस्ट दिया, फिर IIT कानपुर से उन्होंने MTech किया, BTech किया, MTech किया। फिर उनको जॉब लगा, लेकिन उनका डिमांड, ये ड्रीम था बहुत ही शुरू से कि आई हैव टू कंप्लीट UPSC। वो ड्रीम उनका बीच में हिंड्रेंस आ रहा था उस जॉब में। फिर वो बैक दिल्ली आया, फैमिली के मशवरे से आया, फिर वो तैयारी किया और आज हम सब के बीच अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठा है एक एज ए IAS ऑफिसर। और ये बहुत खुशी का लम्हा है। मैं कुछ चंद बात बताना चाहूँगा, चूँकि हम सब यहाँ बैठे हैं। ये खित्ता किशनगंज, ये वो जगह है जो एजुकेशन में काफ़ी पिछड़ा रहा है। 70s के दशक में हम जानते हैं कि यहाँ एक इंसान स्कूल का क़याम हुआ था और ये देन है इस स्कूल का कि यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट निकले। और फिर 80s के दशक तक हम लोग उस माहौल में थे। 90s तक यहाँ के गार्जियंस की सोच लिमिटेड थी कि मेरा बच्चा शायद टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन माशाल्लाह 2000 के बाद या 2005 के बाद गार्जियंस के दिमाग में चेंजिंग आया, क्योंकि कोर्सेज काफ़ी खुल गए। मैं ये कुछ बात कहना चाहूँगा सारे गार्जियन से कि आपके बच्चे जो हैं उनकी जो ख्वाहिश है, जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं, आप उन्हें प्रमोट करें। उन पर कोई बंदिश ना लगाएं कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। नो, जो क्वालिटी उस बच्चे के अंदर में है, उस बच्चे के उस क्वालिटी को उभारने के लिए आप मददगार साबित हो, आप उन पर बोझ न डालें। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि न्यू जनरेशन में हम लोग, और इस जनरेशन में अभी इंटरनेट का जनरेशन है, मास कॉम, और ये काफ़ी डेवलपमेंट है। कोई बच्चा चाहे तो घर में बैठे सारे कोर्सेज को ले सकता है। हम लोग भी जिस दौर में यहाँ पढ़े इंसान स्कूल में, तो जो टीचर पढ़ाते थे उन्हीं को पढ़ते थे। कोई मीडियम नहीं था हम लोग के पास जहाँ से हम लोग नॉलेज गेन कर सकें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी आप घर बैठे और इस छोटे से प्रोग्राम को सक्सेस करने में हमारा मदद की है।
और मेरे तरफ से दिली मुबारक मेरे भांजा को कि वो इस टफ कंपटीशन को कंप्लीट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल। अब गाइस मेरे छोटे मामा फैयाज भुट्टो मंच पर आ रहे हैं, जिनके घर के छत के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है। वो भी अब मंजर हुसैन अंजुम के बारे में कुछ बोलेंगे, आप लोग सुनिए। सलाम। मेरे छोटे से दावत में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर हुसैन अंजुम के बारे में क्या कहेंगे, आज सीना इतना फूल गया है खुशी से कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अब कुछ आ नहीं रहा है। तुम तो कान हो यार हमारे घर का, हमारे घर में। ये खुशी के आंसू है। बहुत शुक्रिया, तुम हमारे पूरे इस सीमांचल की शान हो, पूरे सुरजापुरी की शान हो, हमारे घर के, हमारे ख़ानदान के, हमारे किशनगंज के, इस्लामपुर की शान हो। और उम्मीद करते हैं कि ये शान का सिलसिला बरकरार रहेगा। हम खुश हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, इन लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हुए इन लोगों को परेशान होते हुए देखकर। इधर भटक रहा था, उधर भटक रहा था, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ से पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। आज IAS बनकर खड़ा है। अब दिली तस्कीन है कि अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको देख के आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ बनेगा। इस खुशी के साथ और इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को भी कामयाबी नसीब करे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ पे आए। अब गाइस मंच पर मेरे MP मामा डॉक्टर जावेद साहब आ रहे हैं और कुछ वो मंजर हुसैन अंजुम के बारे में स्पीच देंगे और आप लोग सुनिए। सबों को मेरा सलाम और आदाब और मुबारकबाद। मुझे लेट हो गया आने में, क्योंकि आज जहाँ से मैं आ रहा था मैं लेट पहुँचा। तो आप सबों ने मुबारकबाद दिया अंजुम साहब को, मैं भी आप सबके सामने उनको मुबारकबाद देता हूँ। आवाज़ ठीक करना था, वॉल्यूम नहीं बढ़ने वाला है उनका। अच्छा हाँ, की बात है कि उन्होंने, हालांकि वो बंगाल से हैं लेकिन हम लोग बंगाल को भी अपना ही मानते हैं। हाट बाज़ार भी हम लोग का खुफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस्लामपुर हमेशा बचपन से एक अहम मरकज़ था हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे ख़ानदान को रोशन किया है नाम इन्होंने। और इस मर्तबा किशनगंज के लिए और इस इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इनके साथ साथ अनिल विश्वास जी भी किशनगंज के हमारे प्रसाद जी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये कोई आम बात नहीं है। आम बात इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ही साल पहले तक एक मर्तबा एक ऐसा हुआ वाक़या कि हम लोग कहीं बैठे थे आपस में, तो हमारे ही एक रिश्तेदार ने कहा था कि हम लोग के बीच का आदमी डॉक्टर इंजीनियर बड़ी मुश्किल से बन पाएगा, अगर बनेगा भी। और BDO CO तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अंजुम साहब आपने एक दरवाज़ा खोला है। और ये एहसान है हमारे आने वाले नस्लों के लिए कि आपने ये बता दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे इलाके के लोग, हम लोग सोचते हैं कि भाई दुकान हमरा कैसे कर सकेंगे या फैक्ट्री हम कैसे चला पाएंगे। लेकिन आज हमारे किशनगंज में हम लोगों ने दूसरों से सीख के बाहर मजदूरी करने के दौरान हमारे लोगों ने देखा कि किस तरह बिजनेस किया जा सकता है। और किशनगंज आज एक हब है बिजनेस का। एजुकेशन में भी काफ़ी रुझान है लोगों का।
अपना इलाका कहते हैं तो बंगाल सिर्फ नहीं कह रहा, क्योंकि हम लोग जैसा मैंने शुरू ही में कहा कि किशनगंज और इस्लामपुर, रायगंज तक, सिलीगुड़ी तक हम लोग अपना मानते हैं। तो यहाँ भी निगाह करन आपकी रहनी चाहिए। बात इस तरह की मीटिंग होगी तो हर साल 4-5 करके इस तरह हमारा IIT में जाता है या डॉक्टर बनता है, उसी तरह हमारे यहाँ UPSC के भी बनेंगे। ये आप लोग का देन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बीच से अब मैं सर को बुलाऊंगा, उससे पहले मैं सर से एक अनुरोध करूंगा कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी होगा, आप टाइम कम निकाल पाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि साल में एक बार 1 घंटा के लिए हम जैसे नौजवानों के लिए और हम जैसे इलाके के बच्चों के लिए आप जरूर निकालें, ताकि आपकी 1 घंटा की बातें हम सब के दिलों में बस जाए और हम भी और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आपकी तरह IAS बनकर इस इलाके का, बंगाल का, बिहार का, सीमांचल का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ तो गाइस सबसे आखिर में हमारे जो इलाके के हीरो हैं, जो IAS क्वालिफाई किया है, मंजर हुसैन अंजुम, अब वो स्पीच देंगे और आप लोग सुनिए और ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। आए और अपनी कीमती बातें हमारे बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें भाई मंजर हुसैन अंजुम साहब का। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम है और मैं छौसिया विलेज है इस्लामपुर में, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी शुरुआती एजुकेशन जो है वहीं से करी है, इस्लामपुर से। मैं अलीगढ़ गया और उसके बाद इंजीनियरिंग करा IIT कानपुर से, फिर थोड़ी देर जॉब किया और फिर फाइनली UPSC की तैयारी किया। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा अल्लाह का कि उन्होंने ये कामयाबी हासिल करने में मेरी मदद करी। दूसरी चीज़ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी अम्मी है, मेरे अब्बा हैं, तो इन दोनों का कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे पढ़ाया लिखा जा सके और इस काबिल बनाया जा सके कि मैं आगे पढ़ के कुछ बन सकूँ। तीसरी जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा अपने रिश्तेदारों का, मेरे जो खाला हैं, मामा हैं, सब लोग, क्योंकि इन्होंने ही हिम्मत दिया कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। और एक मेरे मामा है नहीं यहाँ पे, शाहिद मामा, तो वो भी होते तो अच्छा लगता। तो काफ़ी मदद रहा है अल्लाह का पूरे इस जर्नी में। तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। जैसे शुरू से जो मामा लोग थे वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं पढ़ाई को लेके। एंड मुझे याद है मैं अलीगढ़ पहुंचा था तो मेरे एडमिशन्स को 15-20 दिन बाकी थे। तो उन 15-20 दिनों में मुझे कहीं रहना था, तो मैं कुछ दिन, मेरे मामा शाहिद मामा जो थे वो उस टाइम वहाँ थे नहीं, वो चिल्ले में गए हुए थे। तो फिर मुझे कुछ दिन रुकना पड़ा वहाँ मामा के यहाँ। वो मामा के फ्रेंड थे, उनके यहाँ रुकना पड़ा। तो 5-6 दिन रुकने के बाद मुझे लगा कि हॉस्टल है, उनको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो मैंने मामा को बोला, मामा यहाँ तो उनको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, आप मुझे बताइए क्या कुछ सोल्यूशन। पहली बार घर से निकला था, 2008 की बात है। तो मामा ने बोला देखो मैं कुछ ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक जमात गई हुई थी अल्लामा इकबाल हॉल, जो क्लास 11th में हॉल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो उसके जो 11th पास आउट थे उनकी एक जमात थी एंड वो कहीं सहारनपुर गए हुए थे। तो मामा ने बोला कि एक काम करो तुम यहाँ सहारनपुर आ जाओ जमात में। तो मैंने कहा
ये क्या होता है जमात का, कुछ आइडिया नहीं था। तो पूछा उनसे, बेटा ऐसा ऐसा है, यहाँ आ जाओ और मैं भी 1-2 दिन में आ जाऊँगा। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरी जो जर्नी थी उसकी। तो यहाँ से मुझे, मैं बोलूँगा कि बहुत ही मतलब खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे उस जमात में जाने का मौका मिला था, क्योंकि वो जो जमात थी वहाँ पे 11th क्लास के सारे बच्चे थे जो 11th पास आउट हुए थे। तो वहाँ मैं गया, मैं उनसे मिला। मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंटर, वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले मैं वहाँ से के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुका था, मैं उनसे बात कर चुका था। मैं उनसे यही पूछता रहता था कि आगे क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, एक डायरेक्शन वहाँ मुझे मिला। तो एक तो डायरेक्शन मिला कि पढ़ाई करनी है और किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये गाइडेंस मिला। दूसरी गाइडेंस जो मिली वो थी ईमान की गाइडेंस। तो वहाँ पे जो हमें सिखाया गया, जो पहली चीज़ थी वो ये सिखाया गया था, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम होते हैं, उसमें पहला प्रिंसिपल होता है ईमान लाना, कि आप ईमान लाइए, ठीक है, खुदा पे, उनके रसूल पे। तो ये चीज़ हमें वहाँ सिखाया गया और ये चीज़ बहुत अलग तरीके से सिखाया गया वहाँ। एक आप ईमान लाते हैं खुदा पे, उसके रसूल पे। दूसरा आप ईमान लाते हैं खुद की किसी एक्टिविटी पे। आप कुछ भी करते हैं, आप उसको ईमानदारी से करें, उसको ऑनेस्टी के साथ करें। तो ये चीज़ वहाँ सीखने को मिली। बहुत ही डरते थे हम मम्मी से तो डर के काम चल जाता था। लेकिन जब अलीगढ़ गए तो वहाँ पे गार्जियन के फॉर्म में मामा थे और मम्मी थी नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बाहर जाके हम थोड़े फ्री हो जाते हैं। तो वो जो फ्री होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये जमात में जाके एक चीज़ नया सीख लिया कि ईमान लाना है, ज़िंदगी में ईमानदार होना है, ऑनेस्ट होना है। और ऐसा होता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं एंड आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, इसका फल, इसका नतीजा कुछ अच्छा होता है, तो आपको फील होता है कि क्यों ना इस चीज़ पे और काम किया जाए, क्यों ना जो जिस तरह से मेहनत की है इस मेहनत को कंटिन्यू करें। तो उसके बाद यही लगा, उसी ऑनेस्टी के साथ, उसी लगन के साथ फिर पढ़ाई किया। तो वो करता गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को ज़िंदगी में रखने की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए और मेरे लिए दुआ करिएगा कि आगे भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर सकूं और आप सबका नाम रोशन कर सकूं। शुक्रिया। बहुत खूब। तो गाइस, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इस प्रोग्राम में कुछ बच्चे भी आए हुए थे और वो लोग भी आईएएस बनने का ख्वाहिश लिए हुए आए हुए थे और मंजर हुसैन अंजुम से कुछ क्वेश्चन पूछे और मंजर हुसैन अंजुम ने उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया। और आप लोग देखिए कि बच्चों ने क्या क्वेश्चन किया और मंजर हुसैन अंजुम ने क्या जवाब दिया। ये कि आप अगर अपना डिटेल स्ट्रैटेजी, चूँकि ओजांग एकेडमी से मेरी बात हुई, ओजांग सर से भी मेरी बात हुई, आपके कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं है कि एक हफ्ता गुजर गया है और सारे टॉपर्स के वीडियोस आने लगे हैं। तो डिटेल स्ट्रैटेजी का मतलब ये कि टेक्निकलिटी पे, जैसे करंट अफेयर्स को कैसे करना है, जीएस पेपर 1 का क्या स्ट्रैटेजी, जीएस पेपर 2 का। तो अगर आपको चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के चैनलों के जरिए हो या आपका कोई अपना वीडियो हो, उसके जरिए अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे अगर डाल पाए तो मेरे ख्याल से वो लोग जो एस्पायर करते हैं अभी, उनके लिए एक बहुत बड़ा वो हो। मैं सोच रहा था ऐसा कुछ कि एक लाइव वीडियो या फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो डालो और साथ में कोई PDF डालो, क्या स्ट्रैटेजी रहा। और अभी नहीं हुआ हूँ तो वो होते से वो डालो। मेरा सवाल इसलिए अभी था क्योंकि क्या पता आगे मुलाकात हो या नहीं हो, लेकिन ये मैसेज मेरे तरफ से आपको चले जाए। अब जब भी वक्त मिले आपको, आप इस चीज़ को ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बड़ा होके IAS बनना है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपका IAS पोस्ट के लिए। सर मुझे ये पूछना था कि आपका जो सिलेबस था, बहुत सारा सिलेबस है IAS, तो उसमें जो सिलेबस है आप उसको कैसे कंटिन्यू, कितना देर पढ़ते थे रात को और कितना सिलेबस के अनुसार आप क्या करते हैं अभी? अभी तो मैं 10th भर मेरा है। तो ठीक है, आपको IAS करना है, लेकिन अभी 10th पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आप जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ एक्सेल करने का कोशिश कीजिए, वहाँ अच्छा करने का कोशिश कीजिए, वहाँ सबसे आगे रहने का कोशिश कीजिए। वो करेंगे तो इंशाल्लाह आगे धीरे धीरे जो आपका रास्ता है
वो आसान होगा, सारी मुश्किलें कम होंगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो पढ़ाई करता था तो एक बचपन से पढ़ाई करने का जो आदत था वो टारगेट बेस्ड था, आवर बेस्ड नहीं था। चाहे वो टारगेट पढ़ाई का सिलेबस कंप्लीट करना हो या किसी से कम्पीट करने का हो या खुद को इम्प्रूव करने का हो, छोटे छोटे टारगेट्स होते थे कि इतने टाइम में इतना ही कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। और इसको ये भी बोलते हैं या प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल हो, अपने लिमिटेशंस को समझें, आप कितने केपेबल हैं उस चीज़ को समझें। अगर आप वो कर पाएंगे, खुद को जानेंगे, तो फिर आगे चीज़ें करना आसानी होगी। तो इसी टारगेट्स के साथ, यही छोटे छोटे टारगेट्स के साथ सिलेबस को कंप्लीट किया। और दूसरी चीज़ जो ये थी कि देखिए नॉलेज बहुत सारा है, ठीक है, आप सारे नॉलेज के पीछे नहीं भाग सकते। और जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आगे अभी आप फेस करेंगे 10th के बाद 11th के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट करेंगे, आगे कुछ और करेंगे तो उसके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टारगेट से ना भटकें। कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए ये मुझे मज़ा आ रहा है, इसमें सारा नॉलेज बटोर लूँगा एक बार में, तो वो नहीं होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए। और पहले ट्राई करिए सिलेबस को कंप्लीट करने का, फिर आपका जैसे जैसे मन हो और पढ़ने का वैसे आप पढ़ सकते हैं। मैं छतरा से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या IAS के लिए कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, या आपने ज्वाइन किया था, कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था? देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक और एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है। और सिविल सर्विसेज में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, तो मेरा ज्योग्राफी था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया था, तो उसमें मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है, तो इसीलिए उसके वजह से मुझे क्लासेस लेनी पड़ी थी। बाकी जो जनरल स्टडीज़ है, जो बाकी जितने भी पेपर है, उसके लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं किया था, सब कुछ सेल्फ प्रिपरेशन किया था। और ये कहना चाहूँगा कि अब जो है डिजिटलाइजेशन हो गया है और मीडिया का ज़माना है, तो सब कुछ जो है अवेलेबल है ऑनलाइन, आपके पास ढूंढने की देरी है। अगर आप ढूंढेंगे सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा आपको, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोचिंग आपको अलग से लेना पड़े। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स है वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, फिर न्यू वीडियोज़ लेके ब्लॉग लेके मैं आप सबके पास हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।